नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 4 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। साथियों, यहाँ पर हम अपना पहला आर्टिकल देख रहे हैं कि जो रशिया है उसने अपना जो फोर्थ स्क्वाड्रन है S-400 का, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया को यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि जो रशिया है वहां से हम क्या करेंगे, 5 इस प्रकार के S-4 एयर डिफेंस सिस्टम को हम यहाँ पर मंगाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है कि 3 एयर डिफेंस सिस्टम हमें पहले ही मिल गए थे, लेकिन ये जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम थे वह बाकी थे। अब इसी में हमें यहाँ पर नजर आता है कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर होता है तो इस वजह से रशिया उधर व्यस्त हो जाता है और जो बाकी के डिफेंस सिस्टम है उसको दे नहीं पाता है। और ये जो डील है वो हमें 2018 के अंदर देखने को मिलती है। और फाइनली क्या है, अभी इसका जो चौथा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को प्रदान कर दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि 2027 तक हम क्या है, ये जो पांचवा बेड़ा है या पांचवा एक प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी हम यहाँ पर इंडिया को सौंप देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पांचों एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को इन फ्यूचर में मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें 5 एग्रीमेंट, 5 S-400 जो बेसिकली डिफेंस सिस्टम है उसका एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि S-400 है क्या, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसको हम सैम सिस्टम कहते हैं। अब इसको क्या है, रशिया के अल्माज एंटे के द्वारा तैयार किया गया है और नाटो के द्वारा इस S-400 को SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ इसकी खास बात यह है कि वर्ल्ड का मोस्ट कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मजबूत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आप इसके फीचर से ही समझ सकते हो। ये क्या है, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी एक ही टाइम पर बहुत सारे टारगेट को हिट कर सकता है। इसी के साथ इसके अंदर एडवांस रडार सिस्टम भी लगाए गए हैं, जैसे कि यह क्या कर सकता है, एक ही साथ जो बहुत सारे फाइटर जेट है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है और जो अनमैन्ड एयर व्हीकल और जो ड्रोन्स हैं, इन सभी को क्या है एक साथ डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टारगेट को एक साथ क्या है डिटेक्ट करने की क्षमता है। इसी के साथ साथ इसकी क्षमता है कि यह 400 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको यहाँ पर यह कवर कर लेता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, S-400 इसका नाम ही इस आधार पर पड़ा है क्योंकि यह 400 किलोमीटर तक की रेंज पे क्या है एक प्रकार से सर्विलांस कर सकता है, ठीक है, या फिर अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम इनके फंक्शन देखें तो और भी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमने बात की 400 किलोमीटर तक की इसकी एंगेजमेंट रेंज है। एंगेजमेंट रेंज का मतलब ये हुआ कि 400 किलोमीटर तक के दायरे पर यह अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ ऑल्टीट्यूड की बात करें यानी ऊंचाई के संदर्भ में, तो ये लगभग 30 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड तक का क्या है एक प्रकार से आने वाला जो टारगेट है उसको क्या है डिटेक्ट करके मार सकता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मल्टीपल मिसाइल वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो एयर डिफेंस है वो लेयर के अंदर होती है। अब लेयर के अंदर कैसे होती है यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो S-400 को इस तरह से हमने डिप्लॉय किया है। इसके अंदर बेसिकली कई रेंज हमें नजर आते हैं, ठीक है। अब ये जो अंदर बहुत सारे मिसाइल लगाए गए हैं, अब मिसाइल के टाइप ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो। जो 9M96E मिसाइल है वह 120 किलोमीटर तक का आने वाला जो बेसिकली टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के साथ साथ 4896E2 बेसिकली 200 किलोमीटर और यहाँ पर आप देख सकते हो 550, 250, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर 40N6 400 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर जो टारगेट है उसको क्या है अटैक कर सकता है।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। S-400 अंदर, इसके अंदर एक क्या है, मिसाइल लगी हुई है और मिसाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इसके अंदर एक रडार का भी सिस्टम आता है। रडार सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक कमांड सेंटर के साथ इसको क्या है, एसोसिएट किया जाता है, जहाँ से इस पूरी की पूरी सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। और इसी के साथ साथ लॉन्ग रेंज सर्विलेंस का के लिए क्या है, इसके अंदर रडार भी लगे हुए हमें नजर आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारा सिस्टम एक ही साथ एक ही जगह पर रखा जाता है, कुछ कुछ दूरी पर इनको क्या है, रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, डिटेक्शन की बात करें, यानी इसका जो रडार है वो क्या है, 600 किलोमीटर तक की रेंज तक को क्या है, डिटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एंगेजमेंट जो रडार है, यानी अगर किसी पर अटैक करना है तो ये अटैक की कैपेबिलिटी हमें 400 के किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को, फिर इसी के साथ साथ जो स्टील्थ फाइटर जेट्स होते हैं उनको भी, ऐसे फाइटर जेट जो जिनके पास क्या है, अपने आप को दुश्मन की सेना से बचाने की क्षमता होती है, उनको भी ये एक प्रकार से डिटेक्ट कर सकता है। तो यही इसकी क्या है, खास बात हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। इसी के साथ साथ आइए हम दोबारा अपने कंटेंट पे लौटते हैं। यहाँ पर रशिया ने एक और काम क्या किया है, इस बार जो हमें S-400 वो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो नया बेसिकली डिफेंस सिस्टम उसने दिया है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है AI इनेबल्ड कैपेबिलिटीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी इसके अंदर जो थ्रेट है उसका आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है, और जो टारगेट है उसका प्रिसीजननेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ फास्टर रिस्पॉन्स हो पाएगा, और इंटरसेप्शन है, दूसरे जो मिसाइल आ रही हैं या फिर दूसरे का एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स आ रहे हैं उन सभी का। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे रडार का और कमांड सिस्टम का इंटीग्रेशन किया है, और रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस इसके अंदर प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। अब ये जो अभी नया S-400 आया है उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी हमें यहाँ पर नई देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, नॉर्मल सी बात है, इंडिया का जो एयर डिफेंस है वो और ज़्यादा इनहेंस होगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आप समझ ही सकते हो कि एक तरफ हमारे चाइना है, दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान है, जो कि इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट है, उनको हम यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ने यहाँ पर, चलिए अभी हम थोड़ी देर में लौटेंगे, लेकिन वापस आते हैं इस इन्फोग्राफिक पे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसकी ऑपरेशन रोल क्या है, कि ये एक प्रकार से मिसाइल को, स्मार्ट बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, इन सभी से क्या है, रक्षा कर सकता है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो सिटी है उसको न्यूक्लियर प्लांट, स्पेस और जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मुख्य रूप से हमारे राइवलरी देखने को मिलते हैं, और पाकिस्तान का J-20 बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है उन सभी से क्या है, हमारी रक्षा करेगा। इसी के साथ साथ सी डिनायल, एंटी स्टिल्थ कैपेबिलिटी भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जिससे कि इसकी जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, फुली मोबाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी इस एयर डिफेंस सिस्टम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान भी लेकर जा सकते हैं, यानी मोबाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, लेयर्ड डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि अभी ऊपर हमने देखा। फिर यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि इसके अंदर क्या है, ऑफेंसिव स्ट्राइक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिफेंसिव स्ट्राइक हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, जबकि ऑफेंसिव स्ट्राइक इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ऑफेंसिव स्ट्राइक का मतलब यह है कि इंडिया अगर किसी के ऊपर अटैक करना चाहे तो वो कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि क्या है, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम क्या है, उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फैसिलिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कि एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ना कि ऑफेंसिव मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर प्रीलिम से रिलेटेड कुछ की फैक्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है। S-400 ट्रुम्प हम रशिया से मंगा रहे हैं, ये SAM सिस्टम पर आधारित है। इसी के साथ 400 किलोमीटर तक की रेंज है, लेकिन ध्यान रखिएगा 600 किलोमीटर तक के जो टारगेट है उसको डिटेक्ट कर सकता है। अटैक कितने
एरिया पे कर सकता है, 400 किलोमीटर तक की रेंज में। इसी के साथ नाटो के द्वारा इसको SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज अ रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये बताना है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? इट कैन इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी सभी तरह की मिसाइल और ड्रोन्स है उनको क्या है रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। इसी के साथ इट मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज इज 400 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही आंसर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, NK ग्लोबल एजुकेशन यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अपना करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एक ग्रुप चलता है, जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको प्राप्त होगी। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ 499 में। एक बार आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इन फ्यूचर जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वह आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद यह एक्सपायर हो जाएगा। आप बस एक बार इसको ज्वाइन कीजिए और जब तक बेसिकली करंट अफेयर वीडियोस आ रही हैं तब तक आपको यहाँ पर ये मिलता रहेगा। इसी के साथ पहले की भी जितने हमने आर्टिकल अपलोड किए हुए हैं उन सभी का भी एक्सेस आपको यहाँ पर इस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज से आपने ज्वाइन किया तो सिर्फ आज का ही PDF आपको मिलेगा, उससे पहले का भी जितना PDF है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ डेली के साथ साथ आपको वीकली के साथ मंथली मैगजीन और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट आपको यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप इस ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल सा ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम ID है, इस टेलीग्राम ID के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे, तो यहाँ पर हमें नजर आता है अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि क्या है इंडिया और US की ट्रेड डील से संबंधित है। अब देखो बेसिकली क्या है, इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड डील है वो क्या है बहुत सालों से फंसी हुई है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एग्रीकल्चर का जो मार्केट है वो एक्सेस करना चाहता है अमेरिका, और जबकि इंडिया है वो हमेशा डिनाई करता है कि भाई देख हम क्या बोलते हैं अमेरिका को सारे क्या बोलते हैं सेक्टर ओपन करके दे सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का मार्केट नहीं, क्योंकि इंडिया क्या है अभी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और अगर हमने एग्रीकल्चर के मार्केट को ओपन कर दिया तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका सस्ते दामों पे जो अपने अनाज उगाता है वो भारत की मार्केट में भर देगा। इससे जो भारत के किसान हैं उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, उनका गेहूं और बेसिकली अनाज है वह नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर क्या है इंडिया और US की ट्रेड डील के अंदर ये पेच हमेशा से फंस जाता है। और दूसरी प्रमुख रूप से प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नजर आती है अमेरिका के एटीट्यूड में। वो क्या है उसका टैरिफ प्रेशर। एक तरफ जो अमेरिका है वो इंडिया से बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ क्या है इंडिया के ऊपर टैरिफ को भी इम्पोज करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर न्यूज में अभी क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा से 12.5% का जो टैरिफ है वो और ज्यादा बढ़ाने का यहाँ पर बोला है। अब क्यों बोला है? अमेरिका कह रहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 301 का यूज करेंगे और इंडिया के ऊपर अब टैरिफ लगाएंगे। अब ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पर आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि US का एक ट्रेड एक्ट है जो कि क्या है सेक्शन 301, ठीक है, जो कि 1974 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत जो अमेरिका है उसको यह शक्ति मिली है कि किसी भी देश के ऊपर वह बेसिकली जिससे वह व्यापार करता है उसके एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करे कि वो क्या है गलत प्रकार से ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरा क्या है अगर कोई देश गलत ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है।
ठीक है। और ये आमतौर पर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो अमेरिका के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसको काउंटर करने के लिए ये बेसिकली कानून लेकर आया गया है। तो यहाँ पर आप बात समझ गए। तो अमेरिका अब इंडिया को ये कह रहा है कि इंडिया के ऊपर भी हम क्या है इसी के आधार पर ट्रेड का क्या एक प्रकार से सैंक्शन लगाने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप सभी समझ गए होंगे कि बेसिकली जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इंडिया। तो यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? पहली चीज वो ये देखेंगे कि फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन, यानी इंडिया के अंदर किस प्रकार से जो लेबर है, एसोसिएशंस हैं, लेबर का क्या बोलते हैं कोड है, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। लेबर से क्या है एक्सप्लॉइटेशन और इस प्रकार की एक्टिविटीज तो नहीं की जा रही है। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो वो बेसिकली क्या है टैरिफ लगा सकते हैं। दूसरा क्या है एक्सेस कैपेसिटी इन्वेस्टिगेशन। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि क्या उस देश ने इतना ज़्यादा उत्पादन तो नहीं कर दिया कि जितनी उसकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा। अब जितना अगर हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे, नॉर्मल सी बात है, हमने अपने देश के लिए उत्पादन किया पहले, अब हमारे पास इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि हम क्या है अब दूसरे देशों को यहाँ पर बेच रहे हैं। तो अमेरिका भी इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर लेकर आता है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है एक्सेसिस डिमांड को आधार पर क्या है बेसिकली बनाकर जो अमेरिका है वह 12.5% का और टैरिफ इंडिया के ऊपर यहाँ पर लगाना चाहता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में इंडिया की जो कंडीशन है वो कैरेट एंड स्टिक की कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक तरफ जो अमेरिका है वो इंडिया को कैरेट खिला रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए है। अब कैसे कैरेट खिला रहा है कि जो यूएसए है वो ऑफर करता है कि भाई इंडिया आप हमारा जो मार्केट है उसका एक्सेस कीजिए, जो ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं उनका बेनिफिट उठाइए, और जो हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया क्या है अपने हाथ में एक स्टिक भी लिए हुए है कि वो समय समय पर क्या है पनिश भी कर रहा है, जैसे कि बेसिकली क्या है टैरिफ लगा रहा है, ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस करवा रहा है, और जो हमारे जो फ्यूचर थ्रेट है उसके ऊपर हमें बेसिकली क्या थ्रेट ऑफ फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन, और इसी तरह से फ्यूचर में जो हम ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर क्या है एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन हमें होता हुआ नजर आ रहा है इस स्टिक बेसिकली टैरिफ जो पॉलिसी है उसके माध्यम से। इसी के साथ साथ यहाँ पर और की कंसर्न यहाँ पर नजर आते हैं इंडिया और ट्रेड के रिलेशन के बीच में। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया का एग्रीकल्चर का मार्केट खुल जाए, ठीक है, और ताकि वो अपना जो सोयाबीन ऑयल है, ट्री नट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, एनिमल फीड प्रोडक्ट्स है, वाइन और स्पिरिट्स है, इन सभी को क्या है बेच सके इंडिया के अंदर। और इंडिया ने इन सब चीज़ों पे मना कर रखा है। क्यों मना कर रखा है? क्योंकि इंडिया में पहले ही क्या है इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, अगर हमने इस मार्केट को ओपन कर दिया तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जो अमेरिका की कंपनियां वो भारत में इतना ज़्यादा माल बेच देंगी कि भारत के जो किसान हैं उन सभी का क्या है स्थिति खराब हो जाएगी। भारतीय किसानों का कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया का कंसर्न ये है कि हम अपने फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने देश के अंदर फूड स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो एमएसपी हम अपने किसानों को देते हैं उनको भी बेसिकली यथावत जारी करके रखना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है अमेरिका जैसी कंट्रीज क्या है एमएसपी के पक्षधर नहीं है। उनका कहना है कि जो बेसिकली उत्पादन है वो इंडिविजुअल व्यक्तियों के आधार पर ही होना चाहिए, और इसका सरकार का इस एरिया में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जबकि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए एमएसपी जैसी पॉलिसी को यहाँ पर लेकर आती है, ताकि जो किसान हैं उनको अपने जो फसल है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इशू है इंडिया के सामने, वो क्या है रशियन ऑयल का। ठीक है, अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील में बेसिकली अमेरिका ये कहता है कि तुम क्या करो रशिया से ऑयल परचेस करना बंद करो।
ठीक है। रशिया से क्या है, आप अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है और बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। और यही हमें देखने को मिलता है कि जब हम रशिया के ऊपर रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहे थे तो हमारे ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया गया अमेरिका के द्वारा। और यही नहीं, इंडिया से जब हमने ये S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था तो इंडिया ने बेसिकली क्या है, दुनिया, हालांकि इंडिया के ऊपर नहीं लगाया, लेकिन इंडिया के अलावा बाकी देशों का के ऊपर उसने क्या है, काटसा सैंक्शन लगा दिया। कौन सा सैंक्शन? काटसा। अब काटसा सैंक्शन का फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है, यहाँ पर एक प्रकार से प्रिवेंशन होता है, ठीक है, जो कि अमेरिका की एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर एक प्रकार से सैंक्शन इसके अंतर्गत लगाया जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं इंडिया का और क्या कंसर्न है कि भाई हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बनाकर रखना चाहते हैं, इस वजह से हमें क्या है, रशिया से ऑयल खरीदना ही पड़ेगा। वहीं पर अमेरिका ये भी प्रेशर डालता है कि हम क्या करें, चाइना के साथ जो हम सस्ती वस्तुएं खरीदते हैं उससे ना खरीदे, क्योंकि आज के समय में क्या है, इंडिया लगभग 112 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वह क्या है, चाइना से करता है। और बेसिकली चाइना से हम क्या है, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सोलर इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, हम चाइना से खरीदते हैं। और अमेरिका कहता है कि तुम्हें चाइना की बजाय अमेरिका से खरीदने चाहिए, और हम अमेरिका से इस वजह से नहीं खरीदते हैं क्योंकि अमेरिका के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि चाइनीज टनल बोरिंग जो मशीन होती है यानी TBM, वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया के अंदर जगह जगह पर जो मेट्रो रेल है उसका विस्तार किया जा रहा है। और मेट्रो रेल का विस्तार करने के लिए हमें क्या है, टनल जो बोरिंग मशीन होती है, जो जमीन के अंदर गड्ढा करके बेसिकली सुरंग बनाती है, उसकी ज़रूरत है। और वो हमें सस्ते दामों पर कहाँ, चाइना से ही मिल सकता है। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलती है अमेरिका और इंडिया के रिलेशन के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि ये एक कैरेट और स्टिक की प्रॉब्लम है इंडिया और अमेरिका के साथ में। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया के सामने कंसर्न है एग्रीकल्चर का मार्केट। फिर इसी के साथ साथ अमेरिका और रशिया, इंडिया और रशिया का रिलेशन, और इंडिया और चाइना का रिलेशन। अब बात करते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंट्रीज हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक हल्के मात्रा में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ सिस्टम है, जैसे कि आप देखोगे पिजन पिल क्लॉज एक हमें देखने को मिलता है। इस क्लॉज के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है ट्रेड के। ठीक है। अब ये स्पेशल प्रोविजन कैसे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पेशल प्रोविजन इंटरेस्टेड इन ट्रेड एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट रिलेशन विद द थर्ड कंट्री। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे अमेरिका ने कुछ देशों के साथ अपने रिलेशन इस प्रकार से बना रखे हैं कि उनके अलावा वो दूसरे देशों के साथ क्या है, रिलेशन इस्टेब्लिश्ड ही नहीं करने देता है। उदाहरण के लिए अमेरिका क्या है, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। उनको कहता है कि आप ऐसे देश की इकोनॉमी से या ऐसे देश से संबंध बनाकर नहीं रखेंगे जो कि नॉन मार्केट इकोनॉमी है। यानी अमेरिका क्या करता है, जबरदस्ती एक प्रकार से दादागिरी के माध्यम से जो मैक्सिको है और कनाडा है उसके ऊपर क्या है, अपना जो डिसीजन है वो इन्फोर्स करता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, तो बेसिकली क्या है, अगर ये बेसिकली अभी जो अमेरिका कह रहा है कि 12.5% का टैरिफ लगाया जाएगा, तो इससे इंडिया के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे इंडिया बोलता है कि हम जिस देश के साथ चाहे व्यापार करें, जिस देश के साथ चाहे व्यापार ना करें, तो इस प्रकार की जो हमारी सोवरेनिटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या बोलते हैं, जो पॉलिसी स्पेस है, यानी इंडिया अपने आप से जो डिसीजन लेता है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, एक तो होगी सोवरेनिटी के संदर्भ में,
अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर इंडिया की क्या बेसिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, इंडिया का जो फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। बेसिकली जो इंडिया के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं अमेरिकन बहुत सारी कंपनियां हैं। अमेरिका ये कह देगा कि भाई आप इंडिया के साथ व्यापार नहीं करेंगे और इंडिया के अंदर जो भी आपने पैसा डाला हुआ है वो सारा का सारा पैसा वापस अमेरिका लेकर आइए। तो इस आधार पर हमें कैपिटल आउटफ्लो देखने को मिलेगा इंडिया से, ठीक है। और कैपिटल आउटफ्लो अगर होगा तो रुपी की वैल्यू कम होगी और रुपी का डेप्रिसिएशन हमें नजर आएगा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा इंडिया को अपना जो गोल्ड है, सोना है, वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचना पड़ेगा और हायर इंपोर्ट बिल देखने को मिलेगा। इसी के अलावा ग्लोबल अनसर्टिनिटी क्या है वो बढ़ जाएगी और इसी के साथ एक एडिशनल प्रेशर हमें देखने को मिलता है इकोनॉमी के संदर्भ में। वो क्या है, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट। हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर है उनके अंदर शॉर्टेज देखने को मिली है और प्राइस बढ़ रहा है। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह से दुनिया भर में क्या है महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी और नॉर्मल सी बात है, दुनिया भर में महंगाई अगर बढ़ेगी तो इंडिया भी उससे कहीं दूर नहीं रहेगा। इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत लार्जर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको घटा देगा। इसी के साथ साथ जो हमारा एक्सपोर्ट से अर्निंग होती है उसको घटा देगा। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व हमारे पास है वो कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कम देखने को मिलती है। अब देखो इंडिया के सामने दो तीन कंडीशन है, ठीक है। या तो हम क्या करें अमेरिका के बातों को मान लें और ट्रेड डील को साइन कर लें, ठीक है, जिससे क्या है इंडिया के ऊपर टैरिफ लो रहेगा और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस रहेगा और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बना रहेगा। वहीं पर इससे क्या होगा कि जो हमारी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है और फार्मर है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इसी के साथ साथ चाइना जैसी और रशिया जैसी कंट्री के साथ हमें क्या है अपना रिलेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम इस डिसीजन को नहीं मानते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा, जो हमारी ऑटोनॉमी है वो बनी रहेगी और जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन रिस्क ये रहेगा कि टैरिफ बढ़ जाएगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घट जाएगा और जो हमारा कैपिटल एक प्रकार से आउटफ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के अंदर कम हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या है एक मिडल पाथ अपना के क्या है अब इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। यानी अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बैलेंस करने का, तो हम क्या है ट्रेड नेगोशिएशन करते रहें, ये जरूरत है। इसी के साथ साथ क्या है जो कोर एरिया है जैसे एग्रीकल्चर वहां पर क्या है हम साइन ना करें। इसी के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी बेसिकली क्या है उसको बनाकर रखें, रशिया चाइना के साथ भी अपना रिलेशन बनाकर रखें और जियो पॉलिटिकल कमिटमेंट हम बनाकर रखें कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड को। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि हम क्या है सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाएंगे बल्कि हम रशिया के साथ, चाइना के साथ, फिर इसी के साथ साथ यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ और मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ सबके साथ अपना रिलेशन बनाकर रखेंगे। ये अपनी स्ट्रेटेजी इस प्रकार से होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऊपर का जितना भी आर्टिकल था डिटेल में बात कर लिया कि इंडिया और यूएस का ट्रेड टैरिफ के ऊपर क्या क्या यहाँ पर बेसिक डिबेट चल रही है। आप यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को इस तरह से देख सकते हो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम क्या है अलग थे, फिर उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या है अमेरिका और ज़्यादा ताकत गेन कर लेता है, फिर उसके बाद 2005 में इंडिया और क्या बेसिकली क्या है यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील भी हो जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कुछ एग्रीमेंट हैं जैसे कि सोमिया, इसके अलावा लेमोआ, फिर कोम कासा, फिर बेका, ये कुछ एग्रीमेंट हैं जो कि हमने अमेरिका के साथ कर रखे हैं। इसी के साथ साथ रिसेंट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि साइबर स्पेस के अंदर
दोनों का रिलेशन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बेसिकली क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उससे हम क्या है अपना रिलेशन बढ़ा रहे हैं अमेरिका के साथ। इसी के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। जेट इंजन बेसिकली हम अमेरिका से मंगाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा राम जेट, स्क्रैम जेट। जो स्क्रैम जेट है वो अमेरिका से हम बेसिकली मांग कर रहे हैं कि वो हमें दे दे। इसके अलावा इंडिया फिर इसी वजह से, जब अमेरिका नहीं दे रहा है तो इंडिया कह रहा है कि हम अपना अलग कावेरी इंजन बनवाएंगे। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के बीच में भी क्या है, अमेरिका का रिलेशन है। ये आप देख सकते हो, आईसीटी का सेक्टर और इंडिया का कोलैबोरेशन बेसिकली बहुत ही एडवांस देखने को मिलता है। अमेरिका में आज जितनी भी कंपनियां हमें देखने को मिलती हैं, उसके ज़्यादातर कॉल सेंटर्स पर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हैं, सब इंडिया के ही होते हैं। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड हमारा बहुत अच्छा है। क्वाड के अंदर हम दोनों मेंबर हैं। क्लाइमेट कोऑपरेशन हम दोनों साथ में कर रहे हैं। इसी के साथ ये पूरे के पूरे एग्रीमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस है, हम इंडिया को ज़्यादा फायदा होता है ट्रेड से। इसके अलावा डाटा प्राइवेसी के ऊपर क्या है, इंडिया का इंस्टेंस है कि हम अपने डाटा सेंटर को अपने देश के अंदर बनाएं, बल्कि जो अमेरिका है वो ये कहता है कि भाई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, नॉट ट्विटर बट इंस्टाग्राम, और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी के डाटा को क्या है आज के समय में अमेरिका के अंदर ही सेव किया जाता है। अभी जैसे यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इसका भी डाटा बेसिकली कहाँ पर सेव हो रहा है, अमेरिका के पास। और अमेरिका जब चाहे पूरे के पूरे सिस्टम को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। हालांकि वो नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसा बहुत आता है इससे। अब इसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम इंडिया के साथ रिलेशन में है, वो क्या है, H1B वीज़ा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी को अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने का, काम करने का मौका मिलता है। कई बार वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर देता है अमेरिका। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया का बहुत ज़्यादा दबदबा देखने को मिलता है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हम क्या है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, दवाइयों को हम बेसिकली बेचते हैं। इसी वजह से अमेरिका कहता है कि भाई हम तुम्हारे ऊपर क्या है, टैक्स लगाएंगे एडिशनल, क्योंकि आप हमारे यहाँ के मार्केट को खराब कर रहे हो। इसके अलावा बाकी पॉइंट को आप यहाँ पर देख सकते हो। वे फॉरवर्ड के रूप में हम कह सकते हैं कि भाई ट्रेड डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। टेक के अंदर कोलैबोरेशन करना चाहिए, ठीक है। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट करना चाहिए। H1B वीज़ा को और ज़्यादा क्लियर करना चाहिए। और दोनों देशों के बीच में क्या है, डायलॉग को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए। और आईसीईटी कोऑपरेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यह पूरा आर्टिकल देखने को मिला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि क्या है, चंबल रिवर से संबंधित। और यहाँ पर नेशनल चंबल सेंचुरी के ऊपर यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो। बेसिकली अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां जहां से ये चंबल रिवर गुजरती है, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि इलीगल सैंड माइनिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। और इसकी वजह से हमारे पास नेशनल चंबल जो घड़ियाल सेंचुरी है उसको भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर घड़ियाल की इमेज देख सकते हो, ये क्रोकोडाइल की प्रजाति होती है। यहाँ पर चंबल रिवर की खास बात है कि यहाँ पर घड़ियाल के साथ साथ यहाँ पर आपको गंगा डॉल्फिन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक प्रकार का टर्टल और स्पेसिफिक प्रकार की जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अन्य स्थानों पर कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा नदी प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर नेगेटिव इफेक्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनको कह रहा है कि हमारा जो इकोलॉजी डैमेज हो रहा है, जो रिवराइन इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, उसके ऊपर इन राज्यों को ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चंबल रिवर आखिरकार उसका सिस्टम किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर क्या है, महोवा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर यह ओरिजिनेट होती है।
ठीक है, ये चंबल रिवर। फिर बाद में क्या होता है कि जो विंध्या की पहाड़ियां हैं साउथ की तरफ स्लोप जो है उससे होते हुए ये बेसिकली मध्य प्रदेश से कहाँ चले जाता है, राजस्थान। राजस्थान से फिर ये बेसिकली जो यमुना रिवर है उत्तर प्रदेश उसकी ट्रिब्यूटरी में बेसिकली क्या है मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है पचनाड़ा एक एरिया है वहां पर यमुना रिवर के अंदर ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका पूरा सिस्टम नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो यमुना रिवर है वो बाद में लार्जर गंगा रिवर बेसिन का पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो चंबल रिवर है वो इंडिया के ज्यादा लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे बनास, काली, सिंध, यहाँ पर पार्वती, शिप्रा, कूनो, सिंध और कुवारी, सीप, ये बेसिकली क्या है कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि क्या है हमें चंबल रिवर के अंदर देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा चंबल रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है बहुत सारी, जैसे कि बनास, काली सिंध, पार्वती, सिप्रा, फिर कूनो, फिर उसके बाद सिंध और कुवारी और सीप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे कि ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये मालवा प्लेट्यू के ऊपर ड्रेन करती है यानी बहती है। इसी के साथ बनास रिवर के यहाँ पर ओरिजिनेट करती है बेसिकली जो अरावली रीजन है वहां पर। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि चंबल रिवर के अपने ही क्या है कुछ यूनिक फीचर हैं। क्या यूनिक फीचर है कि ये इंडिया का वन ऑफ द क्या बोलते हैं क्लीनेस्ट रिवर हमें देखने को मिलता है, यानी इसके अंदर पोल्यूशन बहुत कम है। इसी के साथ साथ इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर क्या है इंडस्ट्रीज बहुत कम है। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है वो यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। पानी शुद्ध होता है, इसी वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बड़े पैमाने पर नजर आती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है घड़ियाल जैसे जानवर स्पीशीज नजर आती है। मगर, क्रोकोडाइल यहाँ पर हमें मिलते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है इन्हीं रिवर्स में। और स्मूथ कोटेड जो ओटर है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर टर्टल्स यानी कछुए यहाँ पर मिलते हैं। इंडियन स्कीमर जैसे बर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैक बेल्ड टर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सेरून क्रेन देखने को मिलता है। ब्लैक नेक्ड स्टोर्क देखने को मिलता है। तो इन सभी का नाम आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि चंबल रिवर के अंदर बेसिकली ये कौन कौन से जानवर स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको ये सब के नाम लगभग आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम नाम ध्यान में आ जाएगा, रटना का काम आपको नहीं करना है। अब देखो एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हम चंबल रिवर की बात कर रहे हैं इन्हीं चंबल रिवर के ऊपर हमें नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है 3 राज्यों के अंदर स्थित है। नॉर्मल सी बात है 3 नदियों पे ये बह रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसको 1978 के अंदर बनाया गया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ये है, यानी अब हम बात कर रहे हैं नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड हैबिटेट है घड़ियाल के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर गंगा जो डॉल्फिन है वो पाई जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ प्रोटेक्टेड स्पीसीज भी यहाँ पर मिलती हैं जो कि खत्म होने की कगार पे हैं। जैसे कि घड़ियाल है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल है वो अभी क्या है इंडेंजर्ड वे में ही आता है। इसी के साथ साथ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। मगर, क्रोकोडाइल, ओटर और फ्रेश वाटर टर्टल ये सभी जीव यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात आते हैं इलीगल सैंड माइनिंग की, बात करते हैं इलीगल सैंड माइनिंग की। तो नॉर्मल सी बात है आप जब सैंड माइनिंग कर रहे हो वो भी क्या बोलते हैं कानून के दायरे से बाहर होकर, उसी को हम इलीगल सैंड माइनिंग कहते हैं। अब बेसिकली क्या है इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से जो नेस्टिंग एरिया होता है बेसिकली घड़ियाल का और क्रोकोडाइल्स का वो खराब हो जाता है।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा कछुओं को और बेसिकली मगरमच्छ को, वो क्या है रेत के समुद्र, नदियों के किनारे, समुंदर के किनारे रेत के पास में क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। अब इन रेत को क्या किया है, इन रेत माफिया के द्वारा क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, उसको खराब कर दिया गया। इस वजह से यहाँ पर उनके जो बेसिकली नेस्टिंग है वो पूरा खराब हो जाता है। यानी इसी के साथ साथ यहाँ पर जो टर्टल की ब्रीडिंग साइट है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ जो रिवर का फ्लो है उसमें भी यहाँ पर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। मान लीजिए एक रिवर है, उस रिवर के एक स्थान पे आपने पूरा गड्ढा कर दिया, अब उसकी वजह से पूरा पानी वहां पर जम जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ग्रेटर लेवल पर क्या बोलते हैं, बैंक का, यानी जो रिवर बैंक होती है उनका इरोजन देखने को मिलता है। और वहां पर जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उनका ह्रास होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये जो इलीगल सैंड माइनिंग है उसको 2006 में ही बैन कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चंबल रिवर के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि यहाँ पर क्या है, इन चंबल रिवर के पास में जो कंजर्वेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो घड़ियाल हैं और भी अन्य प्रकार के जो गंगेटिक डॉल्फिन है उन सभी का यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है चंबल रिवर का, क्योंकि ये क्या है, यमुना बेसिन में मिलता है, वहां पर पानी प्रोवाइड कराता है। बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि बहुत सारी रिवराइन इकोसिस्टम है और स्पेसिफिक स्पीसीज हैं, एक्वेटिक फौना है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि क्या है, इस एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये ऊपर का जो पूरा आर्टिकल था वो हमने डिटेल में कवर कर लिया। दूसरा जो आर्टिकल था वो अरावली रेंज से संबंधित था, जो कि हमने पहले की क्लासेस में उसको कवर कर रखा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, चाइना ने अभी क्या किया है, लॉन्ग मार्क 12B जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि चाइना ने रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है उसको यहाँ पर डेवलप कर लिया है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि चाइना ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है और बेसिकली इसका नाम है लॉन्ग मार्क 12B रॉकेट। ठीक है, अब बेसिकली ये अमेरिका का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसी की तर्ज पर यहाँ पर बना, यानी उसी के जैसा सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ इसकी जो टेस्टिंग है आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पर 1 जून 2026 को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत 2 इंटरनेट सैटेलाइट को यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट के अंदर भेजा गया है। और यहाँ पर क्या है, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर अमेरिका प्रदर्शित करता हुआ दर्शा रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये चाइना का रॉकेट है इस वजह से इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका जो नाम है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और रीयूजेबल रॉकेट है वो आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि क्या है, कोस्ट के अंदर कमी नजर आएगी। इसी के साथ इसके अंदर 9 इंजन लगाए गए हैं। 9 इंजन के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस बाकी इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ये रॉकेट 2 स्टेजेस में हमें यहाँ पर नजर आता है। फ्यूल इसके अंदर केरोसिन का यूज किया गया है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज किया गया है, दोनों का। इसी के साथ साथ लॉन्च साइट हमें गोबी रेगिस्तान देखने को मिलता है चाइना के अंदर। पेलोड इसके अंदर देखने को मिलता है 1000 सेल यहाँ पर नजर आता है। ऑर्बिट इसका लो अर्थ ऑर्बिट रहने वाला है। आप यहाँ पर अमेरिका का फाल्कन 9 रॉकेट और यहाँ पर लॉन्ग मार्क 12B रॉकेट के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये इनिशियल स्टेज पर है और ये क्या है, फाल्कन 9 मैच्योर सिस्टम यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, बस रीयूजेबल जो रॉकेट होते हैं इसका आप बेनिफिट समझ लीजिए। रीयूजेबल से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा रॉकेट जिसको हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद क्या है, दोबारा से हमने उसको यूज कर लिया। अब इससे क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट ये होगा कि जो लॉन्च की कॉस्ट होती है वो घट जाएगी, जो लॉन्च का बेसिकली टाइम है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बनाया मटेरियल है उसका यूज़ कर लेंगे। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता है उसको कम कर देगा। और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये है कि बेसिकली स्पेस सेक्टर के अंदर चाइना को क्या है, आगे बढ़ाता हुआ, बूस्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम हमें यहाँ पर नजर आता है। हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर लिया आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, लास्ट में जाते जाते आपके लिए दोबारा वही इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो
ठीक है, तो यहाँ पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आपको डेली बेस पे करंट अफेयर, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर पीडीएफ एक ही स्थान पर आपको मिलेगा। कहीं भी करंट अफेयर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 499 में पहले की भी जितनी करंट अफेयर कंटेंट है वो आपको मिलेगा। इन फ्यूचर में जितना अपलोड होगा वो आपको मिलता रहेगा। एक बार आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर लाइफ टाइम इसको आप एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आगे का प्रोसेस के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।